हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड की। तो आप पहले एक बात समझिए, एक प्रोडक्ट जो है वो कई सारे स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन से होके गुजरता है। एंड लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ कॉफी। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है जो कि कॉफी ग्रो करता है और वो ग्रो करके कॉफी को मार्केट में बेचता है से अराउंड 400 पर केजी, राइट। उसके बाद वो फार्मर जो है जिसको बेच रहा है, द कॉफी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, 400 रुपये केजी पे फार्मर ने जो बेचा वो ये 400 रुपये पर केजी पे परचेज करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे दैट वन फर्म्स आउटपुट is another firm's input। अब ये फैक्ट्री ओनर जो है वो 400 रुपए की खरीदी हुई कॉफी बीन्स को कॉफी में कन्वर्ट करता है, कॉफी पाउडर में कन्वर्ट करता है और उसे 1000 रुपए पर केजी पर बेचता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसने भी कुछ वैल्यू ऐड करी है बीन्स को कॉफी में कन्वर्ट करने में, पाउडर में कन्वर्ट करने में। एंड अल्टीमेटली जो ये कॉफी फैक्ट्री है वो ये 1000 रुपए पर केजी बेचता है कैफे ओनर को, और कैफे ओनर का वो परचेज हो जाता है 1000 रुपए पर केजी का। एंड देन दे सेल एट 1500 पर कप। तो आप देखिए, एक प्रोडक्ट कई सारे फेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरते हुए अल्टीमेटली जो है कितना एक्सपेंसिव बन जाता है। यही हमारा आज का टॉपिक है, वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट होता क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, उसका सोल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, प्रिकॉशंस करेंगे, जो कि बच्चे बहुत मजाक में लेते हैं। बट ये 2026 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, हर तीनों सेट्स में आया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल सॉल्व कि इस टॉपिक से 2026 में जो है बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सो दैट विल बी द टॉपिक फॉर द वीडियो। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि जीवीए एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये टॉपिक जो है ये 1 to 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है और लास्ट ईयर वाले एग्जाम में ये जरूर आया है। इंडिविजुअली वैल्यू ऑफ आउटपुट को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमने कॉफी का एग्जांपल देखा, हर स्टेप ऑफ प्रोडक्शन में जो है एक प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड कर रहा था और वो उसकी मार्केट प्राइस को बढ़ा रहा था। सो दैट मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू का कंट्रीब्यूशन जो हर प्रोड्यूसर एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कर रहा है, दैट इज द वैल्यू एडेड टू द output. So by converting raw material to finished good, we increase the money value at each step of production. हर step पे money value का बढ़ना, हर producer का उसमें कुछ input add करना, कुछ contribution add करना is actually the value added। उसकी money value को हम value added बोलते हैं। और value of output क्या है? जो भी firm है वो जो भी अपना output बेच रही है market price पर, उसको हम उसका value of output बोलते हैं, which is its quantity multiplied by the price। या हम बोल सकते हैं उस firm की जो sales है, बहुत छोटे लेवल पे मैं आपको बता रही हूँ सेल्स, बहुत काफी एलिमेंट्स और हैं इसमें जो हम इवेंचुअली समझेंगे। बट बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो एक फर्म जो है अपना जितना भी आउटपुट बेच रही है करंट मार्केट प्राइस पे, दैट इज इट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन हर फर्म जो है पिछली फर्म से कुछ ना कुछ इनपुट्स खरीदती है और फिर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करती है, तो उस स्टेप पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो वैल्यू एडेड होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी एक कैच है, वो ये कि हम जो कॉस्ट ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो ले रहे हैं जो प्रोडक्शन करने पे बढ़ती जाती है। लेकिन काफी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि इंकर्ड होती हैं वन टाइम और फिर काफी लंबे टाइम तक उसे दोबारा इंकर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम कोई मशीन खरीद रहे हैं तो एक बार खरीद ली तो वो काफी टाइम तक चलेगी और बार बार उसे प्रोडक्शन के लिए बदलना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कॉस्ट को हम इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं लेते। इंटरमीडिएट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जिसका एक्सपेंस जो है ज्यादा आएगा अगर ज्यादा हम इनपुट्स लगाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और कम आएगा अगर हम कम इनपुट्स लगाएंगे। सो इसके एग्जांपल है एक्सपेंसेस ऑन बाइंग रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो मशीन्स भी हैं, लेकिन सिंगल यूज नहीं है मशीन, क्योंकि वो वन टाइम लेने के बाद बार बार प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं विच गेट्स कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे कॉफी हमारे केस में कॉफी बीन्स जो है कॉफी पाउडर में कन्वर्ट होकर अल्टीमेटली एक कप ऑफ कॉफी बनाते हैं, दैट इज अ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस होता क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, उसमें से जब हम उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे। क्यों कॉस्ट हमने माइनस की? क्योंकि एक्चुअली में ये वो चीज है जो पिछली फर्म का आउटपुट थी। यानी अगर एक कॉफी फैक्ट्री ने फार्मर से कॉफी बीन्स खरीदी तो वो फार्मर के लिए तो फाइनल आउटपुट था, लेकिन फैक्ट्री ओनर के लिए वो एक तरीके का इनपुट था। तो फार्मर ने जब उसे बेचा था तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बार बार उसकी वैल्यू को इंक्लूड ना करना पड़े, इसीलिए हम उसमें से उसकी खरीदी हुई कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। लेट अस सी, इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फार्मर है, उसने बीन्स ग्रो करी और उसने जो है उसे बेचा 20 रुपए पे, और उसका अज्यूम करें सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए ताकि हमें एग्जांपल इजीली समझ में आ जाए, हम उसे मान के चलते हैं कि उसका कोई कॉस्ट ऑफ इनपुट नहीं है, इंटरमीडिएट कॉस्ट उसका कुछ भी नहीं है, और अल्टीमेटली जो उसने वैल्यू ऐड की, मॉनेटरी वैल्यू, अगेन आई एम सेइंग उसने वैल्यू ऐड करी, इसका मतलब ये नहीं कि उसने क्या पसीना बहाया, कितनी मेहनत करी, हम उसकी मनी वैल्यू को ले रहे हैं। उसने 20 रुपए वर्थ की
वैल्यू जो है वो ऐड करी कॉफी बीन्स ग्रो करने में। अब उसने आगे जो है वो प्रोसेसर को बेच दी। वो अल्टीमेटली जो उसने 20 रुपए की खरीदी थी वो उसने जो है प्रोसेसर को बेच दी, तो उसका जो आउटपुट है वो प्रोसेसर का इनपुट बन गया। अब जो प्रोसेसर का इनपुट है वो उसकी कॉस्ट है जितने में वो खरीद रहा है। फिर उसने उसे रोस्ट किया, ब्लेंड किया, पाउडर बनाया और मार्केट में उसने उसे फाइनली बेचा 60 रुपीज में। 60 रुपीज में अगर वो मार्केट में बेच रहा है, इसका मतलब उसने 20 रुपीज की खरीद को उसमें ऐड किया होगा। दैट इज वाई उसका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे पता लगेगा, जब हम उसमें से उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो उसने एक्चुअली में 40 रुपीज वर्थ की वैल्यू ऐड करी। अगेन आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी वैल्यू की कॉन्ट्रीब्यूशन, और दूसरी कॉन्ट्रीब्यूशन की हम बात नहीं कर रहे। देन प्रोसेसर ने जो अपनी कॉफी पाउडर को सेल किया कैफे ओनर को, अगेन वो कैफे ओनर का बन गया इनपुट, और उसने फिर अल्टीमेटली उसे कॉफी में कन्वर्ट करा, कैफे का एम्बियंस दिया, लोगों को बिठाया, सर्विस दी, और फिर उसने एक कप ऑफ कॉफी जो है अल्टीमेटली सेल की 250 रुपीज की। तो इस 250 रुपीज में ये 60 रुपीज ऑलरेडी है जितना इनपुट पे उसने खरीदा था, और ये 60 रुपीज में वो 20 रुपीज भी ऑलरेडी थे जब उसने फार्मर से खरीदा था। तो बेसिकली ये 250 इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द प्रीवियस कॉस्ट इनकर्ड एट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली तो कैफे ओनर का जो इनपुट बना है वो उसने पुराने वाले फर्म के आउटपुट से खरीदा हुआ है। सो उसने इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितने की, 250 माइनस 60 विच इज वर्थ रुपीज 190 का उसने मनी वैल्यू ऐड करा। तो अगर हम देखें इन सबकी वैल्यू एडेड को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबने उसको जो है मार्केट में बेचा है करंट प्राइस पर, और सबकी हम वैल्यू एडेड को इंक्लूड कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज GVA एट मार्केट प्राइस। अगर हम यही चीज ना लेकर 20, 60, 250 इंक्लूड करके 330 को अगर हम इंक्लूड कर लेते तो वो हमें प्रॉब्लम कॉज करता डबल काउंटिंग की। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम एक ही चीज को कई बार ऐड कर रहे हैं। 250 में 60 ऑलरेडी थे, 60 में 20 ऑलरेडी थे, फिर भी हमने इस तीनों वैल्यूज को ऐड करके 330 कैलकुलेट किया। इट शोज कि हमने हर एक फर्म के आउटपुट को मेनी टाइम्स इंक्लूड कर दिया है, तो ये हमें ओवर एस्टिमेट करके देगा ग्रॉस वैल्यू एडेड की वैल्यू। इसीलिए हम ओवर एस्टिमेशन को अवॉइड करने के लिए हर स्टेप पर उसकी इनपुट की कॉस्ट को माइनस करते जाते हैं और ये चेक करते हैं कि हर प्रोड्यूसर ने कितने का मनी वैल्यू ऐड करा। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। फार्मर का 20 आउटपुट, 0 इंटरमीडिएट कॉस्ट, उसकी वैल्यू एडेड 20। प्रोसेसर की आउटपुट 60, इंटरमीडिएट कॉस्ट 20, वैल्यू एडेड 40। लाइकवाइज कैफे ओनर की आउटपुट 250, इंटरमीडिएट कॉस्ट 60 और वैल्यू एडेड 190। So this is what we call the problem of double counting। अगर हम instead of taking 250 अगर हम 330 की वैल्यू को ले लेंगे तो हमें ओवर एस्टिमेट करेंगे अपनी नेशनल इनकम को, अपने ग्रॉस वैल्यू एडेड को, एंड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी टेक द वैल्यू एडेड मेथड। अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला कि हम जो है हर एक की वैल्यू एडेड को ले लें और उसको ऐड करके अल्टीमेटली बोलें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इस मेथड को हम बोलते हैं सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। उसके बाद दूसरा मेथड है कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल आउटपुट लें दैट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को तो अल्टीमेटली 250 का मिल रहा है, तो या तो हम ये फाइनल वैल्यू लें, लेकिन कैच ये है कि हमें कंज्यूमर का लेना है कि प्रोडक्ट जब फाइनली कंज्यूमर को बिका। अभी ऊपर वाले केसेस में क्या हो रहा था, फार्मर भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोसेसर को बेच रहा है, वो भी प्रोड्यूसर है, कैफे ओनर भी प्रोड्यूसर है, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास वो 250 रुपए में जा रहा था। तो या तो हम इसे इस वैल्यू पर ले टू एस्टिमेट GVA एट मार्केट प्राइस, या फिर हम पिछले वाला मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड ले। और हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक यही है कि हम मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस मेथड से हम GVA कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो दीज आर द टू मेथड्स। नाउ लेट्स सी वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर हम न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को न्यूमेरिकली बहुत तरीकों से निकाला जाता है। सबसे पहले या तो हमें गिवन होगा सेल्स प्लस हम उसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, मतलब वो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो बिकी नहीं है, दिस इज अनसोल्ड स्टॉक। ये सब चीजों को हम इंक्लूड करें। सेल्स का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये तो हमें लेना ही लेना है, मतलब कि वो सारी चीजें जो बिक गई प्लस वो सारी चीजें जो नहीं बिकी। अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एक चीज याद रखना, चेंज इन स्टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स का नहीं होता। चेंज इन स्टॉक होता है सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल, उसके चेंज इन स्टॉक को भी हम इंक्लूड करते हैं। दूसरा वैल्यू ऑफ आउटपुट का अनदर फॉर्मूला, इफ वी आर नॉट गिवन अ ब्रॉडर टर्म, मतलब सारी सेल्स चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम फिर इस दूसरे वाले फॉर्मूला पे जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चंस। तो हमें सपोजिटली इंस्टेड ऑफ गिवन सेल्स हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है या सेल्स ऑफ वन फर्म टू अनदर फर्म गिवन है, प्लस एक्सपोर्ट्स गिवन है और चेंज इन स्टॉक तो होगा ही होगा। और इफ दिस इज ऑल्सो नॉट देयर, एक और टर्म भी हमें लेनी होती है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, मनी वैल्यू है उस सामान की जो एक फर्म बेचेगी। उसमें
जो बिक गया वो भी लेंगे, जो नहीं बिका वो भी लेंगे। और कई बार ऐसे होता है ना, हम अपने घर के लिए सामान रख लेते हैं लेकिन उसका वैल्यू तो जनरेट हुआ, उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो ऐड हुई, इसीलिए उसे लेना जरूरी है। एज लॉन्ग एज इट इज गेटिंग प्रोड्यूस, सम वैल्यू इज जनरेटेड, नो मैटर हु इज कंज्यूमिंग इट, वो वैल्यू को हमें जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड में लेना ही पड़ता है। इसीलिए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हम जरूर लेते हैं। सो अल्टीमेटली जीवीए हमारे पास आ जाएगा, बट क्या जीवीए और जीडीपी सेम बात है? एक्चुअली दे आर नॉट। ये पेपर में भी आ सकता है, डिफेंड और रिफ्यूट। क्या जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी द सेम थिंग? नो, दे आर नॉट। जीडीपी इज अ ब्रॉडर टर्म। जब हम इकोनॉमी के हर सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिट निकाल लेते हैं तो हमें जो फाइनली मिलता है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बट समटाइम्स इन न्यूमेरिकल्स वी यूज दिस इंटरचेंजेबली, बिकॉज हर एक जगह पर हमें जो है सेक्टर्स नहीं गिवन होते हर न्यूमेरिकल में, तो हम जीवीए को ही जीडीपी कंसीडर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं बोर्ड एग्जाम में जो है इससे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले विल सी सीबीएसई 2026 में जो कोड 5 था पेपर का, उसके तीनों सेट में ये क्वेश्चन था। दीज द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू मेजर नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो आपको चारों स्टेप्स पढ़ने हैं और करेक्ट स्टेप को, करेक्ट सीक्वेंस को चूज करना है। सबसे पहले है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, इससे वो तो आता नहीं है तो दिस कांट बी द फर्स्ट स्टेप। एस्टिमेट जीडीपी एमपी बाय एडिंग जीवीए, जीवीए नहीं होगा तो ऐड कैसे करेंगे, तो ये भी फर्स्ट स्टेप नहीं है। एस्टिमेट एंड ऐड नेट फैक्टर इनकम, ये भी नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट, सो फोर्थ इज द फर्स्ट स्टेप। फोर्थ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो सी और डी ही हो सकते हैं, डी और ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई तीन सेक्टर्स को, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट स्टेप होगा एस्टिमेट जीडीपी बाय एडिंग जीवीए। जब हमें मिल गए तीनों सेक्टर्स के जीवीए तो उनको ऐड करके हमें जीडीपी मिलेगा, तो सेकंड स्टेप दोनों में सेम है। और थर्ड स्टेप जो है हमारा होगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम बाय सबट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम जीडीपी एमपी। यस, जीडीपी एमपी के बाद आने के बाद ही हम डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी अ स्टेप 1, सॉरी नेक्स्ट स्टेप। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी पार्ट। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट वन मार्कर अगेन, बट ये आया था कोड 3 में इन ऑल द 3 सेट्स। देखिए पांच कोड के पेपर बनते हैं और ये अलग अलग कोड्स में अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने सारे कोड्स के पेपर चेक करके अल्टीमेटली जो जो वैल्यू एडिड के क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो में ऐड करे हैं। उसके बाद जीवीए एट मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल एस्टिमेट द वैल्यू एडेड बाय द बेकर। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला यही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये नहीं पता होगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। टोटल प्रोडक्शन मतलब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, उसका टोटल प्रोडक्शन का मार्केट वैल्यू ही तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है और बस हमें वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 100 माइनस 0 इज 100, दिस इज द वैल्यू एडेड ऑफ फार्मर। बेकर का क्या हो जाएगा 200 माइनस 50 विच कम्स आउट टू बी 150। सो द वैल्यू एडेड ऑफ फार्मर इज 150, सॉरी बेकर इज 150, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 150। सो इट्स एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव अनदर क्वेश्चन, दिस केम इन कोड नंबर 4। तो आप देखिए हर कोड में एक एक क्वेश्चन तो है वैल्यू एडेड से। सेट 3 में है एक्सप्लेन एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। सेट 2 में यही प्रिकॉशंस थी बाय इनकम मेथड और सेट 3 में थी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो चिल्ड्रन यू कांट लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपको 3 मार्क का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे प्रिकॉशंस में से मिल गया है और ऐसे कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आप हर एक मेथड में लिख सकते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट, ये करना जरूरी है। क्या क्या प्रिकॉशंस है? सबसे पहले तो हमें सेकंड हैंड गुड्स का सेल नहीं लेना होता, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कमीशन या ब्रोकरेज है वो लेनी है। क्यों? क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम सेल हुआ था तो हम उसकी वैल्यू ले चुके हैं। दूसरा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम नहीं लेंगे, वो भी हम देख चुके हैं क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है, ओवर एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम हो जाता है। इंप्यूटेड रेंट को हम इंक्लूड करेंगे। बेसिकली क्या है रेंट? रेंट वो है जो हम अमाउंट देते हैं जगह को यूज करने के लिए, लेकिन अगर किसी प्रोड्यूसर की खुद की जगह है तो वो खुद को रेंट नहीं देगा, लेकिन अगर वो किराए पे होता तो उसे वो रेंट देना पड़ता, लेकिन सर्विसेज उसे वही मिल रही है जो किराए पे मिलती अगर वो किराया रेंट देता, और उस जगह से जो उसे सर्विसेज मिलती वो अपनी ही जगह से उसे सर्विसेज मिल रही हैं। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली नॉट पेइंग द रेंट ही इज यूजिंग दैट स्पेस, तो उसका जो इंप्यूटेड वैल्यू है, जो रेंट वो दे सकता था अगर वो अपनी जगह यूज ना करता, तो वो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट हमें लेना है और वो वही रेंट होगा जो उस टाइम मार्केट वैल्यू पे और शॉप्स का रेंट चल रहा होगा। इंक्लूड सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन लेंगे, मैंने पहले भी बताया था, वो इसलिए लेंगे क्योंकि वो प्रोडक्शन का वैल्यू तो जनरेट हुआ है, चाहे आप वो यूज कर रहे हैं खुद से या किसी कस्टमर को बेच रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट्स वैल्यू इज जनरेटेड इट हैज टू बी एडेड। चेंज इन स्टॉक हम लेंगे, स्किप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रांजैक्शंस को हम वैल्यू एडेड में नहीं इंक्लूड करते, रादर नेशनल इनकम में इंक्लूड करते ही नहीं है। इलीगल प्रोडक्शन को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ये चीज नोट करना, जब हमने बोला था कि इंक्लूड द सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन, ध्यान से देखना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि उसकी वैल्यू जनरेट हुई है। लेकिन अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, यानी कोई अपनी ही सर्विस, जैसे घर में हाउस वाइफ काम कर रही हैं, कोई फादर मदर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो वाली जो सर्विसेज है ना, फॉर विच दे डू नॉट गेट पेड, जिसके लिए उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ गुड्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द सर्विसेज, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज, उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। देन दिस इज बेसिक कन्वर्जन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें वैल्यू एडेड मेथड से मिल जाएगा।
तो जब हम जीवीए को सॉरी जब हम ओ माय गॉड सॉरी जब हम तीनों सेक्टर्स के जीवीए को ऐड करेंगे तो हमें जीडीपी मिलेगा। जीडीपी मार्केट प्राइस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करो तो ग्रॉस गेट्स कन्वर्टेड इनटू नेट, तो ये बन जाएगा एनडीपी एट एमपी। उसके बाद इसमें से जब आप एनआईटी माइनस करोगे तो एमपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफसी, और उसके बाद जब आप ये एनडीपी एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम। और अल्टीमेटली जब आपको एनडीपीएफसी मिल गया और उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एनएनपीएफसी, और इसी को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, क्वेश्चन रीड नहीं करते, सिर्फ जीडीपी निकाल के छोड़ाते हैं, और क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड दे फॉरगेट टू कन्वर्ट जीडीपी एमपी इनटू एनएनपीएफसी और एनडीपीएफसी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन, अगर नहीं करोगे तो सारा करा हुआ पे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो लेट्स सी कि बोर्ड के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सो देखिए, कोड 1 जो है उसमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, तीनों सेट में ये क्वेश्चन था बट वैल्यूज अलग थी, सारा का सारा स्टेप्स फॉर्मूला सब कुछ सेम था, सिर्फ वैल्यूज का फर्क था तीनों सेट्स में। एंड वन मोर थिंग आई विल बी टेलिंग यू कि हम हर स्टेप पर मार्क्स कैसे देते हैं एज पर द बोर्ड एग्जाम, तो ये न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन बड़े ध्यान से देखना। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूमिंग देयर आर ओनली टू फर्म्स एक्स एंड वाई एंड इक्वल वैल्यूज ऑफ जीवीए विद इक्वल वैल्यूज ऑफ जीवीए, इसका मतलब जीवीए एमपी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीवीए एमपी ऑफ वाई। पर अब हम कंटेंट देखते हैं आगे क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ एक्स। तो हमें सेल्स नहीं निकालनी, सेल्स इज अ बिगर टर्म, हमें डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है इसकी एक्स की, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमें गिवन क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट वाई का गिवन है, परचेजेस बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई गिवन है, एक्सपोर्ट्स एक्स की गिवन है, परचेजेस बाय फर्म वाई। देखो इससे तो हमें सीधा सीधा मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, जीवीए एट एमपी ऑफ फर्म वाई इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई एम नॉट राइटिंग द फुल टर्म, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। प्लेसमेंट करनी है, प्लेसमेंट क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में नंबर 1 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नंबर 4, इसको बोलते हैं हम प्लेस कर रहे हैं। वैल्यूज डालेंगे इसमें 400 माइनस 30, ये हमें मिल जाएगा 370, अगेन राइटिंग द यूनिट्स 370 करोड़। तो इससे हमें क्या मिला, जीवीए ऑफ वाई फर्म, बट हमें पता है कि ये दोनों का इक्वल होता है, तो जीवीए एट एमपी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, रुपीज 370 करोड़। तो अब हम जीवीए एक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, वो भी सेम ही होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो 370 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्स का क्या होगा, वही सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, वाई का तो चेंज इन स्टॉक कहीं गिवन ही नहीं था, लेने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट ही दे रखा था। लेकिन एक्स का क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले देखते हैं परचेजेस बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई, ये वाई की सेल्स है और एक्स की परचेजेस है। तो एक्स की परचेजेस है तो वो उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट बन गया, मतलब -2। जो एक्स ने वाई से परचेज किया, वाई की तो सेल्स हो गई लेकिन एक्स की तो परचेज है, इसीलिए वो उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट है तो उसे माइनस करेंगे। लेकिन प्लस क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म एक्स लेंगे, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक्सपोर्ट्स बाय फर्म एक्स। उसके बाद क्या लेंगे, परचेजेस बाय फर्म वाई, ये हम ले चुके हैं, फ्रॉम फर्म एक्स। एक्स की देखो बेटा ये सेल्स है एक्स की, लेकिन जब हमें कैलकुलेट ही करना है डोमेस्टिक सेल्स तो हम अलग से सेल्स नहीं लिखेंगे, रादर वी विल राइट डाउन डोमेस्टिक सेल्स। उसके बाद एडिशंस टू स्टॉक ऑफ एक्स का चेंज इन स्टॉक गिवन है प्लस 5 करेंगे, राइट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लेट मी राइट इट हियर, 3 प्लस डोमेस्टिक सेल्स प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 370। तो जब हम इनकी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक सेल्स की वैल्यू आ जाएंगी रुपीज 380 करोड़। लेट मी शो यू इट्स मार्किंग बाय द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में क्या है, सबसे पहले वाई का ग्रॉस वैल्यू एडिट निकाला है, उसके हाफ मार्क है फॉर्मूला लिखने के, वैल्यू प्लेस करने के। अल्टीमेटली देखो आंसर के सामने लिखा हुआ है हाफ, तो आंसर कैलकुलेट करने का हाफ मार्क है। उसके बाद एक्स का वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वाई का वैल्यू एडेड 370। देन एक्स की डोमेस्टिक सेल्स में फॉर्मूला लिखने का है 1.5 मार्क। उसके बाद वैल्यू प्लेस करने का है 1 मार्क, और उसके बाद अल्टीमेटली आंसर कैलकुलेट करने का है हाफ मार्क। तो आप देखिए कि कैसे इसकी एज पर द बोर्ड एग्जाम मार्किंग की गई है, और हर एक स्टेप के अलग मार्क्स होते हैं, जो स्टेप मिस उसके मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे, एंड टोटल इसको बन गया ये 4 मार्क का क्वेश्चन। अब सिमिलरली सेट नंबर 1 में भी सेम क्वेश्चन था बट विद अ डिफरेंट वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट 1400 है और पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट 403, और इसका भी सोल्यूशन सेम है, मार्किंग सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि हमने जो है उनमें वैल्यूज डिफरेंट डालनी है। लाइकवाइज सेट नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है बट विद अ डिफरेंट वैल्यू। Here the value of output is 700। अगेन आप देखिए, सबसे पहले आप y का वैल्यू एडिड निकालेंगे, उसके बाद x का निकालेंगे, और सिमिलरली दोनों को इक्वल पुट करके, क्योंकि दोनों का वैल्यू एडिड सेम है, उससे आपको x की वैल्यू एडिड मिल जाएगी। सो एवरीथिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू। सो with this we end this video. We'll see you in the next video when we'll solve questions through income method. Keep watching. Thank you.